नमस्कार भाइयों। मेरा नाम डॉक्टर कुणाल नाथ है और आज ये वीडियो मैं एक ऐसे टॉपिक पे बना रहा हूँ जो भारत में इस टाइम बहुत बहुत चर्चा का विषय है और आम हिंदुस्तानी को शायद इसकी इतनी समझ नहीं है या हमें इतना नॉलेज नहीं होता है। तो हम न्यूज़ में से ही इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। जो टॉपिक है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो हाल में ही भारत की संसद से पारित हुआ और नोटिफाई हुआ है। इसके ऊपर बहुत बवाल मचा हुआ है। इसके अगेंस्ट कई सारी पेटिशंस माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जिसकी सुनवाई चल रही है। माननीय चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी की बेंच इसको सुनवाई कर रही है। और जब हम एज अ लेमैन इनकी न्यूज़ को देखते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता कि इस वक्फ अमेंडमेंट बिल में बवाल है कहाँ। तो इसका एक हम इस अमेंडमेंट बिल जो आया है पार्लियामेंट में, इसका हम एक रिव्यू करेंगे इस बिल का एज अ कॉमन पर्सन। और ये ओपन रहेगा डिस्कशन के लिए, कोई भी कमेंट इस पर कर सकता है और मेरे लीगल कम्युनिटी के जो भाई हैं वो इसमें ज़्यादा ज्ञान दे सकते हैं। ये कॉमन लेमैन पर्सन की तरफ से मैं इसको पढ़ के, पुराना जो बिल था 1995 का, उसके बाद जो इसका अमेंडमेंट हुआ 2013 में, और अब जो इसका फ्रेश अमेंडमेंट हुआ है 2025 में, इसको मिला के मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, विरोध कहाँ है, सरकार ने ये बिल क्यों अमेंड किया, इसके अगेंस्ट क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का है कि एक तो इसका नाम, जो पहले वक्फ बोर्ड था, इसका नाम बदला गया है और इसका नाम अब यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट कर दिया गया है, जो कि इसके पहले सेक्शन का अमेंडमेंट है। आई थिंक इसमें कोई किसी को इशू नहीं है। एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट ऐड हुई है कि पहले केवल शिया और सुन्नी वक्फ होते थे, अब इसमें आगा खानी वक्फ और बोहरा वक्फ ऐड किया गया है। जो लोग ख़ास करके नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, जो वक्फ का मीनिंग नहीं जानते हैं, तो वक्फ क्या होता है कि कोई मुस्लिम अपनी कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति, इस्लाम के बेनिफिट के लिए, कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए, हमेशा के लिए परपेचुअली दान दे देता है, उसको वक्फ प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो इसको जो रेगुलेट करती है, जो कानून संसद का रेगुलेट करता है, वो वक्फ एक्ट है 1995 का, और जिसका संशोधन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, इसमें जो कंटेंशन वाले पॉइंट्स हैं, जहाँ पर बहस है मीडिया में भी और कोर्ट में भी, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला जो इसमें पॉइंट है बहस का, वो है कि जब तक कोई पर्सन इस्लाम प्रैक्टिस करते हुए 5 साल नहीं हो जाते हैं, तब तक वो कोई अपनी चल या अचल संपत्ति वक्फ के अंदर नहीं दे सकता, यानी डोनेट वक्फ बिल के वक्फ एक्ट के अगेंस्ट हिसाब से नहीं कर सकता। अब इस पे जो ऑपोजिशन है, इसने भी पार्लियामेंट में पॉइंट उठाया कि ये प्रावधान क्यों है। मान लीजिए आज मैं कन्वर्ट हो जाता हूँ, मैं हिंदू हूँ और मैं कन्वर्ट हो जाता हूँ इस्लाम में, तो मुझे 5 साल का समय क्यों लगना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ में देने के लिए। इसके पीछे क्या मंशा है, तो इसका कोई लॉजिक समझ नहीं आता। अगर मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अगर मुझे 6 महीने इस्लाम धर्म को मानते हुए हैं, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी क्यों नहीं दान दे सकता। 5 साल का प्रावधान क्यों है, ये ओपन क्वेश्चन है जनता के लिए, मेरा कोई कमेंट नहीं है इस पर, बट ये एक पॉइंट है कंटेंशन का। दूसरा इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि इसमें वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर एक वक्फ बाय यूज़र क्लॉज था कि कुछ वक्फ प्रॉपर्टीज़ तो ऐसी होती थी जो जिनकी रजिस्टर्ड डीड होती थी, कुछ होती थी जो ओरली बता दी गई होती थी, हाँ भाई मैं दान कर रहा हूँ, और कुछ होती थी वक्फ बाय यूज़र। वक्फ बाय यूज़र होता था कि जिसका कोई डीड नहीं है, ये कह नहीं सकते कि किसने कब इसको दान में दिया था, बट बहुत सालों से ये एक पर्टिकुलर पायस पर्पस के लिए, एक चैरिटेबल पर्पस के लिए ये यूज़ हो रही है। तो ऐसा मैंने जो सुप्रीम कोर्ट में जो लॉयर्स का मैंने बहस जो पढ़ा पेपर में रिपोर्ट्स, उसमें उन्होंने बोला कि लगभग आधी ज़मीनें जो हैं वो वक्फ बाय यूज़र हैं, जिनकी ओरिजिनल डीड नहीं है या कोई ओरल डीड भी नहीं है। तो इसके अंदर जो प्रावधान है, जो ये अमेंडमेंट लाए हैं, इसमें ये एक तरह से वक्फ बाय यूज़र को हटा ही देते हैं, इसको ओमिट ही कर देते हैं कि वक्फ बाय यूज़र जो है वो अब वक्फ को नहीं माना जाएगा।
लेकिन इसमें ये बोलते हैं कि प्रोवाइडेड दैट द एग्जिस्टिंग वक्फ बाय यूज़र प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड अंडर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट विल रिमेन वक्फ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इफ़ इट इज़ डिस्प्यूटेड और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। मतलब सरकार का बिल ये कहता है कि अगर कोई वक्फ बाय यूज़र है वो रहेगा वक्फ की प्रॉपर्टी, प्रोवाइडेड दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक तो वो डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए, एक ये सरकारी प्रॉपर्टी पे नहीं होना चाहिए। अब इस पे आई थिंक स्टे लगने की बात हो रही थी, आज फाइनल डिसीजन तो ऑनरेबल्स कोर्ट का क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात पे कंटेंशन था पेटिशनर्स का कि ये डिस्प्यूट तो आप किसी को भी बना सकते हैं, किसी भी लैंड को सरकार के हाथ में डिस्प्यूटेड घोषित करना, तो ऐसे तो वो किसी भी लैंड को वक्फ बाय यूज़र को डिस्प्यूटेड करके और वो वक्फ में से हटा सकते हैं। तो इस पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पेटिशनर्स को कि इसके थ्रू तो आप किसी भी लैंड को जो वक्फ बाय यूज़र, और लगभग आधी लैंड्स जो वक्फ की हैं वो बाय यूज़र लैंड है, तो उसके अंदर आप सरकार बहुत ज़्यादा कंट्रोल ले सकती है और कई सारी लैंड्स को वो नॉन वक्फ बता सकती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि पहले जो सर्वे ऑफिसर होता था जो वक्फ का सर्वे करता था ज़मीनों का, वो वक्फ बोर्ड अपॉइंट करता था सर्वे ऑफिसर। मतलब वक्फ बोर्ड का जो सर्वे ऑफिसर होता था वो मुस्लिम होना ज़रूरी था और स्टेट गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करती थी वक्फ बोर्ड के साथ डिस्कशन करके। अब वो सर्वे ऑफिसर की जगह जो है कलेक्टर ने ले ली है कि अब कलेक्टर ही केवल डिसाइड करेगा कि कौन सी ज़मीन वक्फ की है कि नहीं है। तो एक और कलेक्टर तो है, इसका कोई इसमें मुस्लिम कलेक्टर होना ज़रूरी नहीं है, कलेक्टर तो जो उस एरिया का होगा वही डिसाइड करेगा। तो पहले जो वक्फ बोर्ड का जो सीईओ होते थे या जो सर्वे ऑफिसर होते थे जिनका मुस्लिम होना मैंडेटरी होता था और जो फाइनल डिसीजन ट्रिब्यूनल तक ले जाते थे या वक्फ बोर्ड को बताते थे कि ये पर्टिकुलर ज़मीन वक्फ की है कि नहीं, उसमें से अब जो सीईओ की पावर कम कर दी गई है जो वक्फ बोर्ड अपॉइंट करता था। जो सर्वे ऑफिसर जो वक्फ का मुस्लिम होना मैंडेटरी होता था वो हट के अब कलेक्टर इसमें सब्सटीट्यूट हो गया, यानी जो कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मतलब डीएम होंगे डिस्ट्रिक्ट के, वो जो भी विवादित ज़मीन है उसको डिसाइड करेंगे। इस पे बहुत बड़ा कंटेंशन है। अब ये जनता बताए कि ये जो एक रिलीजियस बॉडी है, रिलीजियस बोर्ड है और पार्लियामेंट स्टैट्यूटरी बोर्ड है, इसके अंदर जो ये प्रोविजंस थे कि मुस्लिम होना मैंडेटरी और उसका जो सीईओ होना इसका मुस्लिम होना मैंडेटरी, और वो पावर्स अब उठा के हमने कलेक्टर के हाथ में दे दिए, तो ये कितना सही है कितना गलत है ये पब्लिक अपना इसमें जजमेंट दे सकती है। दूसरा इन्होंने ये भी इसमें लिखा है कि कोई भी जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, एंशिएंट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, ये अगर वक्फ में डिक्लेयर भी हुए हैं तो ये वक्फ अब नहीं रहेंगे। जैसे कि कुछ बोल रहे थे कि पार्लियामेंट की जो लैंड है ये भी वक्फ की ज़मीन है, तो अब इसके अंदर जो संशोधन 3D संशोधन लाए हैं सरकार, उसमें ये कहते हैं कि जो भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट में आते हैं या आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो वक्फ बोर्ड के अंडर नहीं आएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी शेड्यूल ट्राइब की प्रॉपर्टी है वो वक्फ के अंदर इंक्लूड नहीं हो सकती है। तो इसमें एक तरह से जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की ज़मीनें हैं और शेड्यूल ट्राइब की ज़मीनें वो अब वक्फ डिक्लेयर नहीं हो पाएंगी, ऐसा ये बिल कहता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये थी कि पहले अगर जो ट्रिब्यूनल जो डिसीजन देता था, जो वक्फ का ट्रिब्यूनल होता था जिसमें 3 मेंबर होते थे, जो जुडिशियल ट्रिब्यूनल जो वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं ये डिसाइड करता था, एक उसमें डिस्ट्रिक्ट जज होते थे, एक उसमें एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल के कलेक्टर लेवल के ऑफिसर होते थे, और थर्ड एक रिस्पेक्टेड मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम लॉ जानने वाला एक पर्सन होते थे। 3 लोग होते थे। तो उसकी जो डिसीजन होती थी वो फाइनल होती थी, उसके अगेंस्ट अपील नहीं होती थी। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंशन था जो सरकार ने इसका फ़ायदा बताया इस बिल का, कि मान लीजिए अगर वक्फ ट्रिब्यूनल ने किसी पर्सन की ज़मीन को वक्फ डिक्लेयर कर दिया तो वो उनके पास जाके अपील कर सकता है, और उसका जो लिमिटेशन पीरियड है वो भी पहले 1 साल का था जिसमें वो अपील कर सकता है, वो 2 साल कर दिया वक्फ ट्रिब्यूनल को। अब वक्फ ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन था वो फाइनल था, यानी वो आगे सिविल कोर्ट में इसको नहीं ले जा सकता था, हाई कोर्ट में एज एन अपील नहीं ले जा सकता था। लेकिन अब ये हर जगह इस प्रोविज़न को हटा दिया है सरकार ने कि जो वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है उसका डिसीजन अब फाइनल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अब आप वक्फ ट्रिब्यूनल के जो डिसीजन के अगेंस्ट अगर कोई पीड़ित है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या इवन सिविल कोर्ट जा सकता है। अब कोई इसमें बोल सकता है कि भाई
अगर वैसे भी कोई डिसीजन ट्रिब्यूनल का होता तो हम रिट पिटीशन यानी जो एक PIL है वो तो हम लगा सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 226 के तहत। बट एक डिफरेंस इसमें पार्लियामेंट के डिस्कशन में भी समझ में आया कि अपील और रिट पिटीशन में फ़र्क होता है। अपील जो है आपका अधिकार है, अपील इज़ अ राइट, कि अगर आप किसी जो भी लॉ है जिसमें अपील का प्रावधान है, अपील केवल लॉ से ही मिलती है, तो अगर किसी में अपील का प्रावधान है तो कोर्ट को वो अपील एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है। वेरएज़ जो रिट पिटीशन होती है, PIL होती है, वो कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, वो उसे एक्सेप्ट करे ना करे। तो पहले केवल हमारे पास रिट पिटीशन का ऑप्शन था अगर ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट हमें जाना था, लेकिन अब ये जो इन्होंने हटाया है कि इनका डिसीजन फाइनल नहीं है, इसमें हमारे पे एक तरह से इनडायरेक्टली अपील करने का प्रावधान इसमें आ जाता है। ये एक कॉमन पर्सन जो जिसकी लैंड कई बार जो बोलते हैं वफ़ ने हमारी लैंड हड़प ली, उसके लिए एक ऑप्शन आ जाता है कि ये अपील कर सकते हैं। ये सरकार ने फ़ायदा बताया था, अब ये एक्चुअल कितना फ़ायदा है ये देखना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ इसमें आई है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज सरकार इसमें लाई है, सेक्शन 9 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट, जो कि वफ़ काउंसिल है, उसमें पहले मैंडेटरी था, कोई भी नॉन मुस्लिम मेंबर उसमें नहीं हो सकता था। ऐसे ही वफ़ बोर्ड था जिसमें कोई भी नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकता था, लेकिन ये अब अमेंड कर दिया गया है, इसे चेंज कर दिया गया है। तो मैंने जो समझा है, जो नई काउंसिल बनेगी उसमें खाली 20 मेंबर में से 8 ही ऐसे हैं जो मुस्लिम होंगे ही होंगे, बाकी 12 मुस्लिम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। यानी पहले जो एक भी नॉन मुस्लिम मेंबर अलाउड नहीं था, अब 12 तक इसमें हो सकते हैं, जो मेरे समझ में आया। आई मे बी रॉन्ग, लीगल एक्सपर्ट बता सकते हैं। बट एक और चीज़ है कि 2 नॉन मुस्लिम होने ज़रूरी है। अब इस पे जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका विरोध है कि नॉन मुस्लिम आवश्यक होना क्यों है इसके अंदर, इसका क्या रीज़न है। दूसरा, जो पहले हमारा ये रिलीजियस बेस्ड बोर्ड था, इसमें नॉन मुस्लिम की एंट्री क्यों है? क्या किसी और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में, हिंदुओं में, सिखों में नॉन उनके धर्म के उनके बोर्ड के अंदर एंट्री है? ये क्वेश्चन कोर्ट में भी उठा है और ये जनता बताए ये सही है कि गलत है। इसी प्रकार वक्फ बोर्ड के अंदर भी पहले कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते थे जो इलेक्टोरल कॉलेजेस से इलेक्ट होते थे। अब इसमें संशोधन करके सरकार ने सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर कर दिया, मतलब कोई इलेक्शन नहीं होगा, सरकार नॉमिनेट करेगी। इस पे भी मुस्लिम संस्थाओं का विरोध है कि आप इलेक्शन ही ख़त्म कर दे रहे हैं, इसमें आप अपने हाथ में ले रहे हैं सारी नॉमिनेशन, तो आपको जो पसंद होगा आप उसी को नॉमिनेट करेंगे, ऐसा उनका मानना है। अब नॉमिनेशन और इलेक्शन में क्या फ़र्क है आप खुद समझ सकते हैं, डेमोक्रेसी में इलेक्शन की क्या वैल्यू है। इसी प्रकार जब आप सारे मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं तो जो पहले काउंसिल के मेंबर्स को हटाने का नो कॉन्फिडेंस मोशन होता था, उस वाला प्रोविज़न भी अब ओमिट हो गया, क्योंकि अब सरकार ही नॉमिनेट कर रही है तो सरकार ही हटाएगी। बाकी तो अब जब इलेक्शन ही नहीं हो रहा तो फिर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे लाएंगे। तो चेयरमैन को हटाने का अधिकार अब केवल सरकार को है, इसमें कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आप चेयरमैन के अगेंस्ट नहीं ला सकते हैं। इसके ऊपर भी कंटेंशन है। उसके बाद जो वक्फ रजिस्ट्रेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। 6 महीने के अंदर अंदर इस एक्ट को लागू होने के बाद जितने वक्फ हैं उनको ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर होना है, उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा। यदि वो 6 महीने के अंदर रजिस्टर नहीं करते तो अब वो कोई भी अपने अगेंस्ट जो कोई उनकी प्रॉपर्टी को हड़प रहा है उसका केस वो कोई कोर्ट में इंडिया में नहीं ले जा सकते हैं। मैक्सिमम एक्सटेंशन और 6 महीने का उनको दिया जाएगा, वो भी अगर वो कोई रीज़न देते हैं तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, क्योंकि अगर आप कोई वक्फ बोर्ड इसमें रजिस्टर नहीं हुआ और 1 साल बाद वो कहता है जी हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो रहा है किसी नॉन वक्फ पर्सन का, तो वो कोर्ट में केस नहीं ले जा सकता अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। और एक पॉइंट है कि पहले अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करता था तो उसको 2 साल की पनिशमेंट होती थी, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, और उसका कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस था, मतलब तुरंत अरेस्ट हो सकता था। इसको हटा दिया गया है, अब कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल नहीं है और रिग्रेस की जगह सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो गया है। तो ओवरऑल भाइयों, ये कॉमन पर्सन खास करके जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए इसमें इतना समझना ज़रूरी है। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी बोलूँगा वो अपने कमेंट्स दीजिए कि ओवरऑल जो हमें ये समझ में आता है इस अमेंडमेंट से क्या हुआ है। पहले अगर हम इसको 1995 का एक्ट और 2013 का एक्ट पढ़ें तो हमें एक सेंस ये आता है कि सारी पावर वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड के हाथ में है।
वो किसी भी ज़मीन को जो वक्फ़ की डाउटफुल है उसका सर्वे कर सकते हैं और उनका उनका जो ट्रिब्यूनल है उसका डिसीजन फाइनल है। इसमें कई लोगों का ये मानना था कि ऐसा तो वो किसी भी ज़मीन पे जाके अपना हक जमा सकते हैं और उन्हीं का ट्रिब्यूनल है और उसके अगेंस्ट कोई अपील भी नहीं है। ये एक नाइंसाफ़ी वाली बात है। इस नाइंसाफ़ी वाली बात जो क्लेम हो रही थी उसके अगेंस्ट ये बिल लाया गया कि अब वक्फ ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन है वो फाइनल नहीं होगा और उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं। पहले था कि केवल मुस्लिम मेंबर्स ही वक्फ बोर्ड का, वक्फ काउंसिल का मेंबर बन सकते हैं और अब नॉन मुस्लिम मेंबर्स की भी एंट्री हो गई है और मैंडेटरी कर दिया गया है 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को। इसमें जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ये मानना है कि आप किसी और धार्मिक इंस्टीट्यूशन में भी क्या ये लाएंगे? तो ये बातें एक ओपन टू डिस्कशन है, शांतिपूर्ण डिस्कशन है। इसका कोर्ट में भी अभी चल रहा है। कुछ पॉइंट्स पे कोर्ट ने स्टे लगाने का भी कुछ ऐसा उनकी कमेंट से मतलब उन्होंने डिसीजन तो नहीं दिया है बट आया है। तो ये जनता के ऊपर मैं छोड़ूंगा, इसमें कितना सही है कितना गलत है ये हमारा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है और हम इसको इवेल्युएट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।